जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करी कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी मम्मियां जला के मार दी जाती। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग एक केस लिखेंगे। उस केस का नाम लिखो जिसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन एक्ट का एम्स एंड ऑब्जेक्ट बता सकते हो। ठीक है, राइट डाउन द केस। लिखिए, सूरज लैंप इंडस्ट्रीज, सूरज लैंप इंडस्ट्रीज, सूरज लैंप इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस, ठीक है, वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2009 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इस केस को लिखना है। और हमेशा जब भी आपसे रजिस्ट्रेशन एक्ट के एम्स एंड ऑब्जेक्ट पूछेगा तो आप इस जजमेंट को रिफर करना और बोलना 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में हमको रजिस्ट्रेशन एक्ट का एम्स और साथ ही साथ सिग्निफिकेंस बताया। ठीक है, इस केस को स्टूडेंट हम दो जगह पढ़ते हैं, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। एक तो एम्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, दूसरी बात हम पढ़ते हैं जब हम पावर ऑफ अटॉर्नीज की बात करते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि दो तरीके की पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, एक है आपकी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और दूसरा है स्पेसिफिक या स्पेशल। ठीक है, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन दिया और ये भी बताया कि इस लॉ का ऑब्जेक्ट क्या है। सो प्लीज राइट डाउन 2 और 3 लाइंस टू सपोर्ट दिस आंसर। लिखिए, इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट, in this case the Supreme Court has explained, in this case the Supreme Court has explained the significance of the Registration Act and held that this law provides authenticity and public notice, authenticity and public notice in respect of certain transactions in form of documents, certain transactions in form of documents relating to immovable property, relating to immovable property। ठीक है, relating to immovable प्रॉपर्टी। ये दो लाइनें लिख के हम इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि इसके बारे में अब हम लिखेंगे बुलेट्स में इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, इसके फीचर्स। तो 1 बाय 1 सब लोग लिखते जाएंगे और हम इसका आंसर लिखेंगे। नंबर फर्स्ट पॉइंटर लिखो, पहले एक हेडिंग डालो या जैसे भी लिखो। इन ब्रीफ दिस एक्ट हैज फॉलोइंग objects, this act has following objects। अब ब्रीफ में लिखना है ना, पॉइंटर्स में। नंबर फर्स्ट लिखते जाओ, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। नंबर फर्स्ट लिखो बच्चों, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड्स authenticity and public notice in respect of transactions relating to immovable property, ये लाइन जो आप लिख रहे होगे तो आपको याद हो गया होगा कि मैम ये बात तो सूरज लैंप वाले केस में भी कही। बिल्कुल वही बात है, बस हमने अब इन्हीं बात को पॉइंटर्स में लिखा है।
एक बार मैं रिपीट करूं क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट डन हो गया हो तो प्लीज डन लिख दो, वरना मैं रिपीट करूं। क्विकली रिप्लाई करो। दूसरा पॉइंट लिखना है आपको। हाँ ओके चलो, दूसरा पॉइंट लिखो। इट प्रोवाइड्स सर्टेनिटी। ओके मुस्तफा, प्लीज राइट डाउन एवरीबडी। इट प्रोवाइड्स सर्टेनिटी एंड वेरासिटी as to execution of a particular document. थर्ड पॉइंटर लिखिए। It provides safety to the transactions relating to immovable property, even if document is lost or destroyed. अभी ऑनलाइन में किसी स्टूडेंट ने मेरे को बिल्कुल यही आंसर दिया था कि कंप्यूटराइज होने से ये होगा कि डॉक्यूमेंट्स हमारी लॉस्ट भी हो जाए तो हमें मिल सकती है। जो बात आपने कही थी बेटा, जिसने भी बोली थी, वो बात बिल्कुल करेक्ट थी और हमने आपके सेंटेंस को इस पॉइंटर पे ऐसे ही लिखा भी है, ठीक है। यानी कि इट प्रोवाइड्स सेफ्टी टू द ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी इवन इफ डॉक्यूमेंट इज लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। पेपर तो खराब हो सकता है ना, लेकिन डिजिटल डेटा तो नहीं होता। चलो नेक्स्ट लिखो। इट इनेबल्स, नेक्स्ट पॉइंटर लिखो बेटा। इट इनेबल्स पीपल टू नो the exact status in respect of a particular property as to legal rights, comma, obligations of a person enumerated, enumerated जैसे प्रोनाउंस करते हो, enumerated जो भी है, enumerated within the document, ENUMERATED, enumerated within the document। ठीक, अब ये लाइन का मतलब हर्ष क्या कहना चाह रहा है? ये लाइन बताओ मुझे जरा। सभी लोग ये लाइन पढ़ेंगे जो मैंने अभी लिखाई है, इसका मतलब क्या है? सिर्फ लिखना नहीं, हमें समझना भी है। लिखा हुआ तो हमारे पास बहुत रखा होता है नोट्स में, हमारे माइंड में भी तो सेव होना चाहिए। आदित्य बेटा इसको रीड करो। दिव्या, जितेंद्र, कोमल, मुद्रिका तुमने बेटा कोई आंसर्स नहीं करे, एक्टिव देखो। अच्छा, यानी आप, क्या मैं ये ठीक कह रही हूँ? आप लोग मेरे को सपोर्ट करना। सपोज करो ये एक एक्स प्रॉपर्टी है, इस पर ए ओनर है। ध्यान से सुना मेरी बात को। इस प्रॉपर्टी को इसने बी को मॉर्टगेज कर दिया, ठीक है। और बाद में इसी प्रॉपर्टी को इसने सेल भी करना है सी को, यानी इसने सी को सेल करना है। अब मुझे ये बताओ, इसमें ए कौन है? ए ओनर है, यानी कि मॉर्गेजर होंगी इसमें, ठीक। यहां पर बी क्या है? मॉर्टगेजी है, यानी इसने इसकी प्रॉपर्टी को इसलिए रखा है क्योंकि इसने इसको लोन दिया है, जब लोन मिल जाएगा तो ये वापस कर देगा। इस सी को प्रॉपर्टी को खरीदना है। तो ऑलवेज रिमेंबर बच्चों, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी पर हम कुछ कर्ज भी ले लें तो भी ऐसा नहीं होता कि ये प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता, ये प्रॉपर्टी बेच सकता है, लेकिन इस प्रॉपर्टी पे कुछ पैसा चार्ज होगा, कुछ बर्डन है इस प्रॉपर्टी पे। यानी अगर ये पर्सन ये प्रॉपर्टी खरीदेगा ना, तो अगर इसने इससे 1 लाख रुपए कर्ज ले रखा है तो इसको इस प्रॉपर्टी में लेने में ये 1 लाख इसका भी तो है ना। अगर ये बात
इसने इसको मॉर्गेज करा, अगर ये बात रजिस्टर्ड होगी तो आपको पता है इससे क्या आसानी हो जाएगी मिस्टर सी को। जब सी खरीदेगा और ये कहेगा ये प्रॉपर्टी मेरी 1 लाख की है, तो मिस्टर सी क्या कहेगा, ये जो मॉर्गेज किया हुआ है इसमें 1 लाख तुम पे बर्डन है, तो पहले तुम ये चुकाओ तब मुझे बेचो, या फिर मैं ये पैसा इसको दे देता हूं, प्रॉपर्टी में ले लेता हूं, या फिर पहले ये क्लियर करो बाद में आना। तो कहने का मतलब है एक डॉक्यूमेंट जो रजिस्टर्ड होती है उसमें देखे क्या लिखा होता है, उसमें लिखा होता है ए एक्स प्रॉपर्टी का ओनर है, बी यहाँ पर मॉर्गेजी है, तो इसका मतलब है इस एक्स प्रॉपर्टी पे कुछ बर्डन है, इस पर ए पर कोई लाइबिलिटीज है। आपने लिखा है ना हर्ष, देखो राइट्स एंड लाइबिलिटीज, यानी मिस्टर बी के कुछ राइट्स हैं और ए पर कोई लाइबिलिटी है। ये बात रजिस्ट्रेशन में होनी चाहिए। इसीलिए हमेशा याद रखो, जब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का मॉर्गेज करोगे ना, उस मॉर्गेज को भी सेक्शन 17(1)(b) में रखा गया है कि अगर तुम इमूवेबल प्रॉपर्टी को एडवांसिंग लोन भी दोगे ना, तो भी मॉर्गेज को रजिस्टर होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने कौन सा प्रॉपर्टी बेची है, मैंने तो सिंपली उसको मॉर्गेज पर दी है, यानी अपनी प्रॉपर्टी इसके पास रखी है फॉर सिक्योरिटी, मैं पैसा दे दूंगा वो मेरी प्रॉपर्टी दे देगा। तो अगर मिस्टर बी ने, ध्यान रखना बेटा, ध्यान से सुनो मेरी बात को, अगर बी ने इस मॉर्गेज डीड को रजिस्टर नहीं कराया तो आपको पता है बी के पास कोई राइट्स नहीं आए हैं, क्योंकि यहां आगे पढ़ोगे 49 अप्लाई हो जाएगा। अगर बी ने इसको 1 लाख रुपए दिया, जिसके बदले में ए ने कहा ये प्रॉपर्टी आपको मैं दे रहा हूं मॉर्गेज डीड के फॉर्म में, और इसने ये डीड तो एग्जीक्यूट कराई, डॉक्यूमेंट तो है, बट नॉट रजिस्टर्ड, बाद में इसने यही प्रॉपर्टी 1 लाख की सी को बेच दी, तो बी तो परेशान होगा ना, बी दौड़ के जाएगा कोर्ट और कहेगा सर इससे बोलो पहले मेरा पैसा वापस करे। कोर्ट कहेगा प्रूफ दिखाओ, कहेगा सर ये लो डॉक्यूमेंट, कोर्ट कहेगा ये कौन सी डॉक्यूमेंट है, आप कहोगे मॉर्गेज डीड है, कोर्ट कहेगा 17 नहीं पढ़ा था क्या, कहेगा क्यों, बोलेगा 17(1)(b) में लिखा है अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी कोई भी राइट्स क्रिएट करते हो उसको रजिस्टर कराओ। तुमने रजिस्टर नहीं कराया, इसका मतलब इस मॉर्गेज डीड में तुम्हें कोई भी राइट्स नहीं मिले थे। जितने दिन एंजॉय कर लिया अच्छी बात है, भूल जाओ। तो यहां पर इसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, साथ ही साथ इसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट रखा है। आई होप एवरीबडी इज गेटिंग माई पॉइंट। रिया, रिया आंसर करो, मुद्रिका यू शुड ऑल्सो आंसर, एक भी आंसर नहीं किया, रिया फटाफट करो, मुद्रिका, जितेंद्र बात समझ में आ गई। तो मैंने जो आपको लिखवाया है कि एक रजिस्ट्रेशन का जो लॉ है वो क्लैरिटी दे देता है कि आपका ये राइट्स है, ये ऑब्लिगेशन है, आप पर इतना चार्ज है, ये सब बातें पब्लिक डोमेन में है, कोई आपको फ्रॉड नहीं कर सकता। दिस इज द ऑब्जेक्ट। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉ अगर मैं आपको बताऊं वो रजिस्ट्रेशन एक्ट है, क्योंकि आगे जब आप जितने भी सिविल मैटर्स में जब आप जज बन के पहुंचोगे ना, और बनना भी है आप सभी को जज, मुझे उम्मीद है 2026 और 27 तो मैं मान के चल रही हूँ, ठीक है, ये मेरा अपना परसेप्शन है। तो यहाँ पर जब आपके पास कोई सिविल मैटर में ए और बी के बीच डिस्प्यूट आएगा तो आपको पता है वो ये कहेगा कि सर ये प्रॉपर्टी मेरी है, बी कहेगा सर ये प्रॉपर्टी मेरी है। तो उस सिचुएशन में जो आप डिसाइड करोगे वो देखोगे कि क्या ये प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है या नहीं है। रजिस्टर्ड ही नहीं है तो फिर आप उसी लॉ के अकॉर्डिंग चलोगे। डिड यू गेट माई पॉइंट। सिविल मैटर्स में प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूटेड में आप लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, अभी हम पढ़ाएंगे भी आपको। रजिस्ट्रेशन एक्ट बेटा आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नहीं समझा, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं समझा, अगर आपने एसआरए नहीं समझा, तो आप कहोगे मैम ये क्या बात हुई, आपने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया और ये तीनों लॉ तो मैंने पढ़े नहीं अब तक, ऐसा सोच सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन एक्ट में जहां जहां इनसे रिलेटेड प्रोविजंस आएंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी और समझाऊंगी भी। तो इससे हमारा एक लॉ तैयार होगा, 3 लॉ इसके साथ और भी तैयार होंगे, सारा नहीं, जो जो इससे रिलेटेड है। तो नॉट टू वरी, सिंपल सी बात है, हम अभी लॉ में एंटर कर रहे हैं, ये हमारा बिगिनिंग क्लास है। चलो आगे आ जाओ, हमने कहां तक पहुंच गए थे, पॉइंटर बताओ। ऑनलाइन स्टूडेंट जल्दी से बताओ कहां पहुंचे। अच्छा ओके,
राइट्स एंड ऑब्लिगेशन हो गया, पूरा लिख लिया था। हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंटर लिखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंटर लिखो, लिखो द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, और ब्रैकेट में एक सेक्शन लिखो टीपीए का, ब्रैकेट लिखो, रीड विद सेक्शन 54 टीपीए, रीड विद सेक्शन 54 ऑफ टीपीए, टीपीए मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। हाँ जितेंद्र क्या कह रहे हो बेटा, इट मीन इट कंपलसरी है, अगर मॉर्गेज करते हैं प्रॉपर्टी का तो उसका भी रजिस्ट्रेशन कराना होना चाहिए। बिल्कुल यही बात तो मैं कहना चाहती हूँ जितेंद्र, लेकिन तुमने इसलिए ठीक से नहीं बता पाया क्योंकि टीपीए नहीं पढ़ा, और टीपीए मैंने आपको तो एक्सप्लेन भी नहीं करा। इसीलिए आपको अगर इसका आंसर और बेटर जानना है तो आप लोग देखो सेक्शन 59 ऑफ टीपीए। ठीक है जितेंद्र, आप भी के क्वेश्चन को लेके मैं टीपीए का एक सेक्शन रिफर कर देती हूँ। सेक्शन 59 ऑफ टीपीए कहता है जब भी आप लोग किसी भी इमोल प्रॉपर्टी का मॉर्गेज करना तो कैसा होना चाहिए, 3 रूल्स फॉलो करना। इट मस्ट बी रिटर्न, इट मस्ट बी अटेस्टेड, इट मस्ट बी रजिस्टर्ड। लेकिन जिस प्रॉपर्टी को तुम मॉर्गेज कर रहे हो उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 और इसके अबव होनी चाहिए। डिड यू गेट माई पॉइंट जितेंद्र? तो जो बात ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कही गई थी वो था कि मॉर्गेज करना तो रिटर्न करना। आई गॉट इट, इसका मतलब ये डॉक्यूमेंट के फॉर्म में चली गई। फिर कहा आप अटेस्टेड भी करा लेना 1 या 2 लोगों से, ये भी हमने करा लिया, रूल है 2 लोगों से कराना। ये जो लाइन दी थी कि ये रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, इतना कह के टीपी हो गया साइलेंट। क्यों साइलेंट हो गया? क्योंकि उसको पता है ये सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ेंगे, अपने आप पढ़ लेंगे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कितने दिन में होना चाहिए। तो बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? जो बात मैं कह रही हूं, यानी 2 सेक्शंस, एक आप पढ़ रहे हो सेक्शन 54 जो कि सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, और एक क्योंकि जितेंद्र ने अभी ये टॉपिक बोला तो मैं यहीं पर लिख दे रही हूं 59 जो कि मॉर्गेज से रिलेटेड है, इसकी बात कर लेते हैं। इन दोनों में बिल्कुल एक जैसा रूल है, डीड मस्ट बी अटेस्टेड, डीड मस्ट बी रजिस्टर्ड। हमारा टॉपिक आजकल क्या चल रहा है, आज से शुरू हो रहा है इस टॉपिक पे, बस यही बातें हम पढ़ रहे हैं। तो आपने जो लिखा वो क्या लिखा, द ट्रांसफर ऑफ अ प्रॉपर्टी, ब्रैकेट में लिखा रीड विद सेक्शन 54 ऑफ टीपीए, यानी यही बात जब भी बेचेंगे तो इसको ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, इस कंप्लीट, ब्रैकेट क्लोज कर देना, रीड विद सेक्शन 54 टीपीए, ब्रैकेट क्लोज, लिखिए इज कंप्लीट एंड इफेक्टिव, is complete and effective only upon completion of the registration of sale deed, completion of the registration of sale deed, completion of the रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड। बच्चों ये वाली लाइनें समझ में आई क्या? मुद्रिका आंसर करो बेटा, दिव्या सभी लोग रीड करो पहले ये जो लाइन, हर्ष रीड करके बताओ मुझे, क्या ये लाइन में कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं? कंफ्यूजन क्यों, क्या कहना चाह रही है? सब लोग पढ़ेंगे इसको, रिया पढ़ लो बेटा इस लाइन को। हाँ इसका मतलब मेरे एक बात का आंसर करो, हर्ष आंसर करेगा, मैंने आपको प्रॉपर्टी बेची, वो रिटर्न फॉर्म में थी, साथ ही साथ मैंने 2 बच्चों से कहा कि तुम लोग भी आ जाओ अटेस्टेशन के लिए, बच्चों ने कहा ओके मैम, हम भी आ गए, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, आपको प्रॉपर्टी मिल गई, कंप्लीट नहीं हुई, यही कहना चाह रहे हो? यही ये लाइनें कह रही है कि आपको प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन कंप्लीट जब ही होगा जब ये वाली शर्त भी पूरी होगी, और ये वाली शर्त पूरी तो जब ही होगी ना जब तुम लोगों ने रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ा होगा, वरना गोल गोल घूमते रह जाओगे। प्रॉपर्टी पे पैसा खर्च करने के बाद भी आज हमें प्रॉपर्टी नहीं मिली क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन एक्ट को सीरियस नहीं लिया था। चलो ये बात मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गई है ना, सबको आ गई ना, कोई डाउट नहीं है।
एक बार सारे लोग आंसर करो पहले इसी बात पे, नो डाउट सारे लोग आंसर करो। नेक्स्ट लिखो, द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, सभी लोग आंसर करेंगे, नॉट अ सिंगल पर्सन इज टू बी लेफ्ट, वरना मेरे को लगेगा जिसने नहीं करा उसको समझ नहीं आया। द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, हाँ जी चलो समझ आ गया सबको। ओके अब लिखना शुरू करो नहीं तो छूट जाएगा। लिखो, द पर्पज ऑफ दिस एक्ट इफ ऑब्जर्व्ड, द पर्पज ऑफ दिस एक्ट इफ ऑब्जर्व्ड, द प्रोविजंस विद इन इट, फिर से सुन लो, द पर्पज ऑफ दिस एक्ट इफ ऑब्जर्व्ड, द प्रोविजंस विद इन दिस एक्ट, the provisions within this act is to prevent fraud in dealing with immovable property, in dealing with immovable property। एक केस था, पुराना केस है, मैं आपको लिखवा देती हूँ। केस का नाम लिखो बेटा, इसी लाइन पे, ये जो पैरा लिखा है ना इसी को सपोर्ट कराओ एक केस से। लिखो केस इसी पैरा पे जिसमें आपने ये लिखा ना, द पर्पस ऑफ दिस एक्ट प्रिवेंट फ्रॉड, प्रिवेंट फ्रॉड पे अंडरलाइन करो पहले तो, प्रिवेंट फ्रॉड जहां लिखा था उसको अंडरलाइन करो, केस लिखो। लिखो ऑफिशियल लिक्विडेटर वर्सेस, ऑफिशियल लिक्विडेटर, ऑफिशियल लिक्विडेटर वर्सेस श्री कृष्ण देव, वर्सेस श्री कृष्ण देव, हाँ SHRI, श्री कृष्णा देव, कृष्णा देव, 1959 का केस है, AIR 1959। ठीक, बस इसमें थोड़ा सा आपको एक काम करना है, मैं ये भूल गई हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट का है कि ये किसी हाई कोर्ट का है, मुझे याद नहीं आ रहा इस टाइम, तो ये आप लोग भी सर्च करना, बाकी मैं बताती हूँ कल। ठीक है, इसको छोड़ सकते हैं, मेरे को याद आ रहा है कि किसी हाई कोर्ट का केस है ये, तो इसीलिए इसको हम छोड़ते हैं। ठीक है, नाउ हाँ बच्चे बता देंगे, हाँ ऑनलाइन वाले बच्चों देखो, ऑफलाइन को आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग बता दोगे, लेकिन अभी नहीं सर्च करना, हमारा टाइम जाएगा। आगे लिखो, दिस लॉ डील्स विद, नेक्स्ट लाइन लिखो, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पॉइंट, दिस लॉ डील्स विद, दिस लॉ डील्स विद रिक्विजिशन, रिक्विजिशन जो रिक्वायर्ड से बना है, रिक्विजिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इन स्ट्रिक्ट सेंस, रजिस्ट्रेशन इन स्ट्रिक्ट सेंस, स्ट्रिक्ट सेंस को बेटा अंडरलाइन करो, इन नहीं इट्स नहीं है, इन स्ट्रिक्ट सेंस। कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से कि रजिस्ट्रेशन एक्ट लिबरल सेंस में काम करता है कि स्ट्रिक्ट सेंस में, आंसर क्यों? क्योंकि इसमें पनिशमेंट भी है, इसमें इसके इतने हार्मफुल इफेक्ट भी है, साथ ही साथ आपको प्रोसिक्यूशन भी करा देते हैं, तो आप आंसर क्या लिखोगे? स्ट्रिक्ट सेंस, फुल स्टॉप लिखो। सेक्शन 17, सेक्शन 17, हाँ इसी में लिखो बेटा, सेक्शन 17 रीड विद सेक्शन 49, section 17 read with section 49 places the requisition, places the requisition, the requisition strictly with panel provisions within it। आपका क्लास 15 तक था ना शायद, 11:30 तक है, देखना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद 11:30 से मेरा क्लास है, कैसे हो सकता है। जजमेंट राइटिंग 11:30, ओके 45 से है। हाँ क्या लिखा है बेटा? हाँ प्रोविजंस विद इन इट, ठीक है। हाँ आगे आ जाओ नेक्स्ट पॉइंटर पे। अ रजिस्टर्ड सेल डीड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अ रजिस्टर्ड सेल डीड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अ registered sale deed of immovable property by itself a conclusive proof, by itself a conclusive proof। conclusive proof को बेटा अंडरलाइन करो, यही सिग्निफिकेंस है इस लॉ का कि एक बार अगर प्रॉपर्टी को रजिस्टर करा लिया
तो वो कंक्लूसिव प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप? A registered sale deed of immovable property by itself is a conclusive proof of ownership of title in respect of the deed. Subscribe for more content.